So last class में हमने solid state complete किया in which we discussed the last topic that is defect. So I hope सभी को clear होंगे. Mainly हमने point defect के discussion किया. Point defect के अंदर हमने stoichiometric cover किए and then we discussed non-stoichiometric defect and then finally impurity defect. और last class में हमने impurity defect cover किया and then we discussed what is impurity defect, what are different type of impurity defect. सबको ऑडिबल है? ऑडिबल टू ऑल? यस सर। ठीक है। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आई होप सभी को क्लियर होगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमने बात की पी टाइप और एन टाइप की। उससे पहले हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिस्कस किया। तो इंसुलेटर आर दोज व्हिच आर हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी दैट इज मॉडरेट टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी मेटेलिक कंडक्टर की वो सबसे हाई थी। फर्दर इन सेमीकंडक्टर वी डिस्कस द कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, चलो खैर भी एडिट है। सो सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि इम्प्योरिटी ऐड करके भी हम कंडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। जब हमने ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी डाली तो एज अ रिजल्टेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर बना और वहां पे एक होल क्रिएट हुआ। क्लियर? और जब हमने ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डाली तो वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ एंड देन द रिजल्टिंग कंडक्टर इज नोन एज सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होता है। एंड देन वी डिस्कस्ड नंबर 2 व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक के अंदर हमने देखा कि उनमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनका डाइपोल जो है वो पैरेलली अलाइन था और वो मैग्नेटिक फील्ड से काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और वहां पे हमने एक एग्जांपल देखा CrO2 दैट इज यूज्ड इन ऑडियो टेप एंड देन वी डिस्कस एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक। Clear? So that was end of chapter number 1. Now we are going to start chapter number 2. So heading डालें for the heading that is solution and colligative property. Chapter number 2 that is solutions and colligative properties. तो इस चैप्टर में काफी पार्ट ऐसा है जिससे आप पहले से फेमिलियर हैं। What is solution? So कोई बताएगा what is solution? How you will explain? Anyone? How you will define a solution? सभी ने सुना होगा। Answer in message. Solvent, sir. No. Mute yourself and answer in message. Type करके what is solution? बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। इनफैक्ट इसमें 9-10 क्लास में भी हम फेमिलियर हो जाते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, फिर और नए टर्म्स आते हैं, सोल्यूट हुआ, सॉल्वेंट हुआ। क्लियर? व्हाट इज सॉल्यूशन? एनीवन? हाउ यू विल डिफाइन द सॉल्यूशन इन ब्रीफ? सॉल्यूशन इज बेसिकली द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्लियर? हम पहले सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट दिमाग में आता है, बट इट इज नॉट द फैक्ट। Fact is, it is a homogeneous mixture of two or more than two substance. दो या दो से ज्यादा कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। Clear? So what is solution? Write down. This is homogeneous mixture. This is homogeneous mixture of two or more component. Two or more components. So let us discuss it with example. Example से समझते हैं। Wait for 1 second. चलिए, no one is waiting. चलिए देखते हैं। Let us consider it with example. So आपने दो एग्जाम्पल लिए। The one mixture in which sugar is dissolved in water. एक में आपने क्या किया? पानी लिया certain amount और उसमें अंदर आपने sugar dissolve कर दी। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें आपने this is sand particle. This is sand और सैंड में आपने डिसॉल्व कर दिया शुगर। सैंड में आपने मिक्स कर दिया शुगर। सो कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस टू व्हिच इज सॉल्यूशन?
इन दोनों में से सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? शुगर इन वाटर और शुगर इन सेंट, which is solution? A. Very good. First one is solution because we consider solution as a homogeneous mixture. मतलब जो दो फेज है वो आपस में एकदम इंटरमिक्स हो जाएंगे. क्लियर? इस केस में क्या होगा? शुगर के पार्टिकल आपको अलग दिखेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे शुगर और सैंड की बात करें तो सैंड के पार्टिकल एकदम अलग होंगे और शुगर के एकदम अलग होंगे. कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं, दोनों अच्छे से मिक्स नहीं. क्लियर? दैट मींस इट इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम. This is heterogeneous system. We can't call it as solution. इसको हम solution नहीं बोल सकते. Clear? But इसमें जब आपने शुगर पानी के अंदर डाली तो वो totally intermix हो गया, घुल गया उसमें, dissolve हो गया. That means this case is homogeneous mixture and we can call it as solution. इसको हम solution नाम दे सकते हैं. Clear? तो यहाँ पे दो term और आती है, solute और solvent. The one is solute and solvent. This is solute. तो solute कैसे define करेंगे? Solute is the component whose solution is to prepare. मतलब जैसे आपको शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर पानी के अंदर डालेंगे तो शुगर को हम solute बोलेंगे और जो मीडियम है जिसके थ्रू आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, the medium is known as solvent. Clear? तो जैसे in above example, the sugar is your solute particle. Sugar is your solute, the component which is dissolved. And the medium in which component is dissolved is your solvent. So हम कैसे explain करेंगे solute और solvent को? Solute is the component. It is the component which is dissolved, in a certain medium or dissolved in solvent to prepare solution. Clear? So what is solute? It is the component which is dissolved in medium or the solvent to prepare solution. जिससे हम क्या बनाएंगे? Solution. Fine. तो ये बताओ कि जो solute होगा वो trace amount में होगा, कम amount में होगा या large amount में? Which component is present in large amount and which is present in less amount? तो जो solute है that is present in very less amount. That is present in less amount. Present in less amount. अब यहीं से हमारा सॉल्वेंट भी क्लियर हो जाता है. तो सॉल्वेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज द मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन. क्लियर? सो राइट डाउन दिस इज द मीडियम. इट इज द मीडियम और कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड. सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया. इसका मतलब ये मीडियम है तो ये लार्ज क्वांटिटी में होगा. दैट मींस solvent is present in large amount. Solvent is present in large amount. Clear? अच्छा, कंपोनेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Clear? On the basis of component, the solution are divided as binary solution, ternary solution, and quaternary solution. Clear? So what is binary? Write down. This is classification of solution. The one is binary solution. Number two is ternary solution. This is ternary solution. And the number three is quaternary solution. Number three is what? This is quaternary solution. नाम से पता चल रहा है. अब you will explain binary solution. कैसे explain करोगे? Anyone? वर्ड बाइनरी सुनने पे क्या आएगा दिमाग में? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन? मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे? एग्जैक्टली मिक्सचर ऑफ टू. क्लियर? तो व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? इट इज मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट. वेरी गुड. सो बाइनरी सॉल्यूशन आर वन इन व्हिच टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड, इन व्हिच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट. टेरनरी किसको बोलेंगे? जिसमें आपको थ्री कंपोनेंट मिलेंगे. And quaternary is one in which four components are present. So, इसको देख के बताओ. The solution of sugar in water is example of which category? Binary, ternary और quaternary. Anyone? Sugar in water को किसमें कैटेगरी में डालेंगे? Very good. Binary solution. Binary का मतलब दो कंपोनेंट है.
याद रखना मीडियम हमेशा एक होगा, कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, दैट मींस सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, बट सॉल्यूट कैन बी वेरीड। इसका मतलब जैसे हमने शुगर को पानी में डाला, when we dissolve sugar in water it is forming binary solution, so example is sugar in water, sugar in water। तो हमेशा याद रखना सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा, सोल्यूट कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट भी डाल दिया होगा, फॉर एग्जांपल आई आल्सो डिसॉल्व द सॉल्ट अलोंग शुगर इन वाटर, सो व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे। अब ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, वी आर डिसॉल्विंग शुगर एज वेल एज सॉल्ट पैरेलली इन वाटर, सो अब इसकी कौन सी कैटेगरी होगी आउट ऑफ दिस थ्री, एनीवन। नॉट टर्शियरी, टर्शियरी नहीं बचे, इट इज टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर, टर्शियरी का मतलब होता है वो, टर्नरी इज करेक्ट। सो कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट हाउ मेनी सॉल्वेंट एंड हाउ मेनी सॉल्यूट आर देयर, कितने सॉल्यूट होंगे और कितने सॉल्वेंट होंगे, एनीवन। सोचो अच्छे से। वेरी गुड, बहुत सही, सभी का सही जवाब है, वेरी गुड। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, इसके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इसका मतलब बाइनरी में एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, टर्नरी में दो सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है, तो क्वाटरनरी में कितने होंगे, इसमें दो सॉल्यूट हो गए और एक सॉल्वेंट हो गए, ये हो गए तीन कंपोनेंट। कैन यू टेल मी इन quaternary solution how many solutes are there and how many solvents are there, solvent is always one and other than solvent those are solute। बिल्कुल सही है, 3 is correct। तीन solute होंगे, 3 solute which are parallelly dissolved in one solvent, that's it। take a screenshot, very good, सभी का सही आंसर है, take a screenshot। ये बेसिक Sir, binary, ternary, homogeneous, heterogeneous, हाँ, this can be defined for both, but we are going to discuss solution। अभी हम homogeneous mixture की बात कर रहे हैं, clear? बाकी heterogeneous में भी आप ऐसे explain कर सकते हो कि heterogeneous में दो mix किए हैं तो binary, तीन mix करोगे तो ternary और quaternary, but here we are going to discuss homogeneous। और जो हमारा पूरा चैप्टर है वो बेसिकली binary solution पे डील करता है। The whole chapter will based on binary solution, जिसमें आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट मिलेंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। टेक स्क्रीनशॉट। लिखा सभी ने, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो बेसिक टर्म्स सीखते हैं। सो ये सारी चीजें अपनी क्लास 9 10 में भी। सो next is another term familiar to you, that is saturated solution। what is meaning of unsaturated solution, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2 is saturated solution and number 3 is supersaturated solution। ये अलग-अलग कैटेगरीज है सॉल्यूशन की, इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। क्लियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपरसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, तो जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेशन, कैसे एक्सप्लेन करोगे, एनीवन? वेरी गुड, सैचुरेटेड का मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जितना मैक्सिमम घुल सकता है उतना घुल गया। फॉर एग्जांपल इसको प्रैक्टिकली सोचें, जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया और 200 ml पानी, दिस इज 200 ml ऑफ वाटर एंड यू कीप ऑन डिसॉल्विंग शुगर, इसमें शुगर घोलते गए, शक्कर घोलते गए, दिस इज शुगर। तो जैसे पहले आपने 10 ग्राम घोली, ये डिसॉल्व हो गई, इसके बाद आपने 20 ग्राम डिसॉल्व की, ये भी डिसॉल्व हो गई, अप टू 30 ग्राम डिसॉल्व हो गई। बट जैसे आपने 30 ग्राम से ऊपर डिसॉल्व किया
वैसे ही वो डिजोल्व होना बंद होगी और वो नीचे जाके डिपोजिट होने लगेगी। इसका मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और डिजोल्व कर सकते हो गिवन कंडीशन में। क्लियर? इसका मतलब 10 ग्राम जब था तो वो क्या था, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, क्योंकि 10 के बाद भी वो घुल रहा है। फिर 20 ग्राम डाला तो भी घुलता रहा अप टू 30 ग्राम। 30 ग्राम जैसे ही हुआ उसका सैचुरेशन आ गया, अब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, अब शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, दैट मींस सैचुरेशन इज अचीव्ड। Clear? So what is meaning of unsaturated solution? In which more solute can be dissolved under given condition. What is, explain what is unsaturated solution? The solution in which more solute can be dissolved, more solute can be dissolved under given condition. More solute can be dissolved under given condition. दी गई कंडीशन में और डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? The solution corresponding to maximum amount of solute that is dissolved in solution. Clear? In which no more solute can be dissolved. Solute can be dissolved, जिसमें और solute dissolve नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेशन से भी ऊपर सुपर सैचुरेटेड। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एनीवन इसी एग्जांपल से बताओ कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीवन सोचो। एक तो वो जिसमें और घुल जाएगा, एक वो जिसमें घुलना बंद हो जाएगा। इन विच मोर सॉल्यूट इज प्रेजेंट देन सैचुरेटेड। नहीं, सैचुरेटेड में तो आपने जैसे शुगर ऐड की तो वो तो डिपॉजिट हो जाएगी, वो सॉल्यूबल थोड़ी हुई। सैचुरेटेड के अंदर जैसे ही आपने 30 से ज्यादा डाला तो वो शुगर घुलेगी नहीं, वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा। आपको तो सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको डिसॉल्व करनी है। एनीवन? यदि आपको एक कंडीशन वेरी गुड टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? यदि आपने 30 ग्राम एक ठंडे पानी में डिसॉल्व किया तो 30 ग्राम के बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर रेज किया, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर रेज किया, उसके बाद आप कंसंट्रेशन को और भी बढ़ा सकते हो। सो मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर। दिस इज नोन एज सुपर सैचुरेशन। सैचुरेशन से भी ज्यादा solute dissolve करना, and the condition is by increasing temperature. Clear? So that is what is super saturated solution, in which more solute is dissolved, more solute is dissolved by increasing the temperature, condition, by increasing the temperature, जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ा के और डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये क्लासिफिकेशन सभी को क्लियर होगा। क्लियर? व्हाट इज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपको बार बार इस चैप्टर में काम आएगा, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सो पुट द हेडिंग, दिस इज टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। This is type of solvent. Solvent कितने टाइप होते हैं? So let us consider the types of solvent. तो basically solvent दो तरह के होता है, एक होता है polar solvent और दूसरा होता है non polar. So can you explain what is the major difference between polar compound and non polar compound? कैसे explain करते हैं बताओ? Anyone? अब you will explain polar. Polar का मतलब क्या होता है? Polar word से क्या आता है दिमाग में? What is meaning of the word polar? What come in your mind when you heard the word polar? Sir, water loving and repelling, like dissolve, like हाँ सबके मिलते जुलते आंसर बिल्कुल सही है। पोलर का मतलब जिसमें दो पोल क्रिएट, चार्ज सेपरेशन आए। एग्जैक्टली, पार्शियल चार्ज। वेरी गुड बच्चे। जहां पे आपको चार्ज सेपरेशन दिखेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब नॉन पोलर वो होगा जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, पोलर नॉन पोलर समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे HCl और I2। एक आपके पास है HCl मॉलिक्यूल और दूसरा है I2।
So can you tell me which out of these is polar? Which molecule out of these two are polar? Very good, HCl polar है. Why HCl is polar? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एटम हैं, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट. तो इसके कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव. इसी तरह से आयोडीन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट आयोडीन, आयोडीन में दोनों एटम आई है और उसके कारण कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा. इसके कारण दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर इन दिस नो चार्ज सेपरेशन एंड इट इज क्लियर. तो ये हमने कंपाउंड से समझा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है. अब सॉल्वेंट पे आते हैं. तो सॉल्वेंट भी दो तरह के होता है. जो सॉल्वेंट पोलर नेचर का है उसको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट नॉन पोलर नेचर का है देन वी विल कॉल दैट सॉल्वेंट एज नॉन पोलर. आया समझ में? सो राइट डाउन टाइप ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज वन इज पोलर सॉल्वेंट, नंबर 2 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. One is polar solvent and the number 2 is non-polar solvent. अब polar solvent पे बात करें तो polar भी दो तरह से क्लासिफाइड है. एक होता है polar protic और दूसरा होता है polar aprotic. Polar protic का मतलब what is meaning of proton in chemistry? प्रोटॉन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री से, क्या दिमाग में आता है? एसिड को हम बोलते हैं H+ डोनर. एसिड को हम क्या बोलते हैं? H+ डोनर, प्रोटॉन डोनर. तो प्रोटॉन का मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में या केमिस्ट्री में होता है H पॉजिटिव आयन. क्लियर? तो पोलर में दो केस बन जाएंगे. दिस इज पोलर प्रोटिक एंड सेकंड वन इज पोलर अप्रोटिक. आपको अच्छे से याद रखना है सारे कैटेगरी वाइज एग्जांपल. क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, एक दो एग्जांपल याद रखना. तो ये समझ में आया सॉल्वेंट पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी. और पोलर के अंदर पोलर प्रोटिक भी हो सकता है और पोलर अप्रोटिक भी हो सकता है. पोलर प्रोटिक का मतलब जिस सॉल्वेंट से आपको H पॉजिटिव मिल जाएगा, और पोलर अप्रोटिक का मतलब जिससे H पॉजिटिव नहीं मिलेगा. सो एक एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे वाटर, वाटर में आपको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, दैट इज पोलर प्रोटिक. इसी तरह से मिथेनॉल, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर अप्रोटिक की बात करें तो जैसे CH2 हो गया, और दिस इज THF हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ THF. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ THF. तो ये पोलर अप्रोटिक है, इससे आपको प्रोटॉन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज नॉन पोलर, जिसके पास कोई भी पोलरिटी नहीं, टोटली नॉन पोलर है. तो इसका एग्जांपल हो गया CH2, उसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड. दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड. इसी तरह से एक एग्जांपल होता है CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर? तो ये कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल है, आपको याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोलर के अंदर दो कैटेगरी, इसको अच्छे से याद रखेंगे, पोलर प्रोटिक और पोलर. एक स्क्रीनशॉट. लिखा सभी ने? तो नेक्स्ट टॉपिक. ये टॉपिक जो है ये भी आपकी क्लास 11th में था. इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ये बार-बार यूज में होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म. ये आपने सुना होगा पहले भी, कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन. क्लियर? तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होगी. दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ alcohol come in which criteria? I think you are asking about the solvent, isn't it?
I think your doubt is related to solvent. Okay, so see, मिथेनॉल जो अभी बताओ ये अल्कोहल के अंदर है कि नहीं? इज मिथेनॉल अल्कोहल और नॉट? तो अच्छे से यस, मिथेनॉल इज सिंपलेस्ट अल्कोहल। क्लियर? इसका मतलब अल्कोहल भी पोलर के अंदर ही आएगा और पोलर में पोलर प्रोटीन के अंदर। क्लियर? कोई भी अल्कोहल हो, मिथेनॉल हुई या फिर 2 कार्बन की अल्कोहल इथेनॉल हुई, इसको भी हम पोलर प्रोटीन के अंदर। Then next topic is concentration terms. Put the heading concentration terms. Concentration terms आपने जैसा मैंने बताया 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी सारी concentration terms, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में बार-बार concentration terms यूज में आएंगी। तो सभी concentration terms को एक बार एक्सप्लेन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिराइव करते हैं। क्लियर? सो कंसंट्रेशन टर्म दिमाग में आते ही कंसंट्रेशन वर्ड पे फोकस आता है। कंसंट्रेशन का मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। वन इज कंसंट्रेटेड एंड अदर वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इनसे क्या बात दिमाग में आती है सबसे पहले? तो डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज्यादा है और कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें कंपाउंड ज्यादा है, कंपोनेंट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है। क्लियर? जैसे आपके पास 2 शुगर सॉल्यूशन है, एक शुगर सॉल्यूशन मीठा है और दूसरा शुगर सॉल्यूशन जो है वो कंपैरेटिव टू दैट दिस इज लेस स्वीट, कम मीठा है। तो ये जो मिठास है ये कैसे पता चलेगी? ये कंसंट्रेशन से पता चलेगी, किस में शुगर का अमाउंट ज्यादा है और किस में शुगर का अमाउंट कम है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स दिमाग में आती पहली बात ये सोच लो कि आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेट करना है, किसमें सोल्यूट का अमाउंट कम है और किसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। Got it? So concentration को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी मेथड्स हैं, तो हम वन बाय वन सभी को कवर करते हैं। द नंबर 1 इज परसेंटेज बाय वेट। फर्स्ट concentration टर्म इज परसेंटेज बाय वेट। इसको डिनोट करते हैं, दिस इज परसेंटेज W by W। हाउ वी डिनोट परसेंटेज बाय वेट? परसेंटेज W by W। अब इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम में से कितना सॉल्यूट है, दैट इज परसेंटेज W by V। क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in amount of solute dissolved in 100 gram of solution। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंटेज? दैट इज पार्ट आउट ऑफ 100। 100 में से कितना पार्ट है? तो अभी हम पार्ट किसका डिस्कशन कर रहे हैं? सोल्यूट का। तो सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में से कितना है, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दिस इज परसेंटेज W by W इज ऊपर आएगा सोल्यूट का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं आउट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज W by W इज नथिंग, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों ग्राम में होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज W by W। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप अच्छे से याद रखें, कंफ्यूज नहीं हो। ऊपर है सोल्यूट और नीचे कौन है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस? व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी परसेंटेज W by W? सोचो अच्छे से, फिजिक्स में आपने यूनिट निकाली होगी, कैसे यूनिट निकालते हैं? वेरी गुड, इट इज यूनिटलेस। क्लियर? क्योंकि ऊपर भी वेट है और नीचे भी क्या है? वेट। ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मींस दिस परसेंटेज W by W इज यूनिटलेस, नो यूनिट। इट इज हैविंग नो यूनिट। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास 3 क्वांटिटी है, सोल्यूट है,
तीन वैल्यूज हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। क्या इन तीनों के वेट को रिलेट कर सकते हो? कैन यू रिलेट? इसको फॉर्मूले वाले लिखेंगे नोट करके। कैन यू रिलेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन with weight of solute and weight of solvent? Anyone? क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में? क्या रिलेशन होगा? सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेट होगा एग्जैक्टली वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बार बार इस क्वेश्चन में काम आएगा। क्लियर? सॉल्यूशन कंप्राइजेस ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। सॉल्यूशन का वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, कैसे पता चलेगा सोल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है? इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। नोट डाउन क्वेश्चन। कंसीडर अ सॉल्यूशन Consider a solution in which 20 gram of NaCl is dissolved in 80 gram of water. 20 gram of NaCl is dissolved in 80 gram of water. Find W by W concentration. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। Consider a solution in which 20 gram of NaCl is dissolved in 80 gram of water. Find W by W concentration. जल्दी से आंसर करो। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। सो क्या आप बता सकते हो सॉल्यूट कौन होगा सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्यूट आपके पास दो कंपाउंड है, एक है NaCl और दूसरा है वाटर। NaCl का सिर्फ 20 ग्राम है और वाटर का कितना ग्राम है? 80 ग्राम। क्लियर? सो NaCl इज सॉल्यूट, वेरी गुड। NaCl आपका सॉल्यूट बनेगा क्योंकि लेस अमाउंट में है, जिसका 20 ग्राम है, इसका मतलब ये बन गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद सॉल्वेंट कौन बन जाएगा? वाटर, दैट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, दिस इज W सॉल्वेंट। तो बता सकते हो सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? एनीवन? व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन? व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 100। वेरी सिंपल, दिस इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया? 100 ग्राम। अच्छा, आंसर एक गलत आ रहा है, 40 जो आंसर आ रहा है। आई थिंक वन स्टूडेंट इज गेटिंग 40 इज आंसर, दैट इज इनकरेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन पता चल गया। ये गलती नहीं करेंगे कि 20/80 नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। 20/80 इसलिए नहीं करना तो 20 तो हमारा सॉल्यूट हो गया बट 80 सॉल्वेंट है। बट फॉर्मूला क्या कहता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको रखना है। क्लियर? 80 यहाँ पे रखोगे तो दिस इज टोटली रॉन्ग। एग्जैक्टली आपने 80 रखा, इसलिए आंसर मिसमैच किए गए। क्लियर? इसीलिए पहले पेशेंसली फॉर्मूले को जज करो, फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है। क्लियर? पुट कर दो फॉर्मूले में, परसेंटेज W by W इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नॉट सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट बिल्कुल से 20% से है। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम और सॉल्यूशन आपने कितना बनाया? 100 ग्राम। That is 100 gram multiplied by 100, 100 से 100 cancel, so answer is 20%. Clear? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। Take a screenshot. देखा था कि नहीं? एक क्वेश्चन और करो। ये टॉपिक तो आपकी 11th क्लास का रिवीजन है, अच्छे से करो ताकि बार बार
आपके काम आएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन if 45 gram of HCl is to be dissolved in certain amount of water to prepare 50% W by W HCl aqueous solution. Question full stop, question mark, find the amount of water. थोड़ा सा चेंज किया है स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो। आपने इस बार क्या किया, 45 ग्राम HCl डिसोल्व किया पानी के अंदर, तो जिसको डिसोल्व किया वो आपका सॉल्यूट हो गया, HCl आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। ताकि कुछ वाटर में डिसोल्व किया ताकि जो बनने वाला सॉल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 50। तो बताओ कि उस 45 ग्राम HCl को कितने पानी में डिसोल्व किया, सोचो अच्छे से। इसमें भी थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, गलत हो सकता है। फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन का वेट निकालोगे, बट आपको पूछा किसका वेट है, सॉल्वेंट का, पानी का वेट पूछा है, नॉट द वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमने वाटर लिया, वाटर हमारा सॉल्वेंट है जिसका वेट हमें निकालना है। क्लिक, और क्या डिसोल्व किया, HCl, ये हमारा सॉल्यूट है जो कि कितना ग्राम है, 40 ग्राम। अच्छा, जो मिक्सिंग करने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन कितना बना, 50% W by W। तो परसेंटेज W by W का फॉर्मूला लगा दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो निकलेगा वो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, बट आपको पूछा क्या गया है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने वैल्यूज पुट की, दिस इज 50 W by W कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया, 45 ग्राम। पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूशन का वेट कितना आ रहा है, एनीवन सॉल्व किया किसने, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, कैंसिल हो रहा है यहाँ से, दिस इज कैंसिल आउट, 50 2 जब और 2 into 45 is 90 ग्राम। वेरी गुड, 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये हमारा आंसर हो गया, इज इट आवर करेक्ट आंसर और समथिंग एल्स इज आंसर, 45 इज आंसर, वेरी गुड। क्लियर? तो आपको वाटर का अमाउंट पूछा है, इसको आप पेशेंसली करें। क्लियर? सो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज NaCl, सॉल्वेंट इज वाटर। अब वैल्यूज पुट कर दो, सो इट इज 90, वेट ऑफ NaCl इज 45 और यहां से आपको मिल जाएगा वेट ऑफ H2O दैट इज 45 ग्राम। सबसे सिंपल प्रॉब्लम की नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। राइट डाउन, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। Second concentration term is percentage weight by volume. Percentage weight by volume को कैसे डिनोट करेंगे, this is percentage W upon V, percentage W upon V। अब सोचो अच्छे से, कॉमन सेंस लगाएं, तो ऊपर क्या है, वेट है और नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट का ग्राम प्रेजेंट है, उसी को क्या बोल देंगे, W अपॉन V। दैट मींस ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? सो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है and that is in gram, volume of solution that should be present in ml। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अभी हम ml में ले रहे हैं। एक फॉर्मूला ऐसा भी आएगा मोलरिटी जिसमें हम वॉल्यूम लीटर में रखेंगे,
तो इसको आप याद रखें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, so can you relate the unit of this quantity? Anyone? What should be the unit of W by V? सोचो अच्छे से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, वेट ग्राम के अंदर है, वॉल्यूम ml के अंदर, व्हाट शुड बी द यूनिट? एनीवन? बिल्कुल सिंपल है, ग्राम पर ml, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ग्राम पर ml, वेरी गुड, दिस इज ग्राम पर ml, क्लियर? नेक्स्ट concentration term number 3 is percentage by volume. This is percentage by volume. Percentage by volume. इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज V by V. इसको किससे डिनोट करेंगे? परसेंटेज V by V. इस चीज को याद रखना, जब भी परसेंटेज लगा होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे? 100 से. This is very important. Don't mix this 100 during this percentage concentration. Either percentage W by W or W by V or V by V. हर एक केस में आप मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर करेंगे. Got it? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? How you will explain? ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, तो 100 ml सॉल्यूशन में से कितना ml सॉल्यूट है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज, ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100. That's it. Clear? So volume of solute in ml upon volume of solution in ml multiply by 100. So इसकी यूनिट क्या होगी? What will be the unit of this quantity? No unit or unitless? Very good. This is unitless. तो इन फॉर्मूलास को रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा और नीचे सॉल्वेंट आएगा. एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही ऐसी है जिसमें नीचे के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आके क्या आता है? सॉल्वेंट. दैट इज मोलेलिटी. मोलेलिटी को हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए, न्यूमरेटर में सॉल्यूट है और डिनोमिनेटर में क्या है? सॉल्वेंट. यदि वेट और वेट लिया है तो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, वेट और वॉल्यूम लिया है ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम, और वॉल्यूम और वॉल्यूम लिया है तो ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम. ठीक, और ऊपर हम एक्सप्रेशन सॉल्यूट का रखेंगे और नीचे सॉल्यूशन. एक स्क्रीनशॉट. ठीक है सभी ने? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. Write down this ppm concentration. ppm parts per million. मिलियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिलियन? परसेंटेज का मतलब तो समझ में आया, दैट इज पार्ट ऑफ 100 आउट ऑफ 100. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिलियन? 10 रेज़ टू पावर हाउ मच? 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. अब यू विल एक्सप्लेन 1 मिलियन. एनीवन? 10 रेज़ टू पावर 6, दैट मींस 10 लाख. क्लियर? सो परसेंटेज का मतलब होता है दैट इज आउट ऑफ 100 एंड मिलियन मींस आउट ऑफ 10 लाख, एंड 10 लाख इज 10 रेज़ टू पावर 6. क्लियर? तो पीपीएम कुछ नई चीज नहीं है, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट अब की बार हम आउट ऑफ 100 में निकालेंगे, की बार हम आउट ऑफ 1 मिलियन निकालेंगे, आउट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 10 6. क्लियर? सो व्हाट इज पीपीएम? दिस इज अगेन weight of solute in gram divided by weight of solution
again in gram, but not multiplied by 100. This is out of 10 raised to power 6. This is part per million. The amount of solute which is present in 1 million part of solution. Clear? तो जैसे for example, जैसे आपको बोला जाए, this is concentration of oxygen in sea water. जो sea water होता है उसमें ऑक्सीजन की concentration आपको दी गई है, that is 5.2 ppm, 5.2 ppm O2 dissolved in sea water. 5.2 ppm O2 is dissolved in sea water. इसका मतलब क्या होगा? How you will explain? What is meaning of this statement? That the concentration of oxygen dissolved in sea water is 5.2 ppm. कैसे relate करोगे इसको? Anyone? सोचो अच्छे से. What is significance of the statement that the concentration of oxygen in sea water is 5.2 ppm? इसका मतलब क्या होगा? That is 5.2 parts per million. Very good. इसका मतलब आप 1 मिलियन सी वाटर लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? Only 5.2. Clear? This is meaning this relate that only 5.2 gram of oxygen is dissolved in sea water, dissolved in 10 to the power 6 gram of sea. This is very important. What is meaning of ppm parts per million? 10 raised to power 6 part में से कितना part solute होता है? What is next concentration term is fit, and that is one of the important, that is mole fraction. This is mole fraction. Mole fraction. इसको chi से denote करते हैं. This is denoted by chi. Clear? आपके लेवल पे आप उसको x लिख सकते हैं, कैपिटल X, नॉट स्मॉल x. क्लियर? तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल टू टोटल मोल. क्लियर? इट रेशियो ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल मोल टू टोटल मोल. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सॉल्यूशन है, यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन व्हिच कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट. इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट. ध्यान से समझते हैं. एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कितने कंपोनेंट है? 3. कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C. अब आपको पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ A. मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. मान लीजिए A के मोल है Na, B के मोल है Nb और C के मोल है Nc. Clear? So you are having 3 components. Fine. See, you are having 3 components, that is component A, component B and component C. तो इसको कौन सा solution बोलेंगे? This is binary solution, ternary solution or quaternary solution? Anyone? So which type of solution is this? किस कैटेगरी में डालेंगे इसको? 3 कंपोनेंट है इसके अंदर. वेरी गुड. इट इज टर्नरी सॉल्यूशन क्योंकि 3 कंपोनेंट है और अब तीनों ही कंपोनेंट का वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है. वेरी गुड. तो टर्नरी सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करने वाले हैं, उसमें अंदर सभी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. सो मोल फ्रैक्शन इज इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यदि आपको पूछा गया ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज moles of A divided by total mole, divided by total mole. एक एक्सप्रेशन आया तो बच्चे का थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें. क्लियर? तो सही एक्सप्रेशन क्या होगा देखिए, moles of A अपॉन टोटल मोल. टोटल मोल के अंदर जो कंपोनेंट है सभी का मोल को ऐड करते हैं, दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc. तो इसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A. इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे डिनोट करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B. अभी डिस्कस किया, इसको कैपिटल X से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज XB. दैट इज मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल. मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल. तो टोटल मोल में अभी भी 3 कंपोनेंट ही हैं, दैट इज मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस
NC। इसी तरह से तीसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज डिनोटेड बाय कैपिटल XC, दिस इज मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल मोल। तो C के मोल NC और टोटल मोल में क्या हो जाएगा, Na plus Nb plus NC। Got it? So can anyone answer what is the value of sum of all mole fraction XA plus XC? What is the value? Put करके निकालो। What is the value of sum of mole fraction of all the component present in solution? Very good. It is 1. Very good. सभी का आंसर आ रहा है, that is 1. This is absolutely correct. So is it always 1 or depend on the component? It is always 1. दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो दोनों का सम 1 हो जाएगा। तीन कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो तीनों का सम इक्वल टू 1। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कंपोनेंट तो सभी कंपोनेंट का सम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? और यू कैन डिराइव बाय पुटिंग द वैल्यूज। इस एक्सप्रेशन को पुट करके भी आप देखोगे तो दैट विल बी कमिंग एज 1। क्लियर? तो इसको नोट करके लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन दैट सम ऑफ, इसको नोट करें, this is very important, sum of mole fractions, sum of mole fraction of all the component present in solution is unity, present in solution is unity। मतलब सभी कंपोनेंट का सम कितना होगा, 1। यदि 2 है तो दोनों का सम, यहाँ पे 3 है तो तीनों का सम, और भी ज्यादा होते तो सभी का सम होगा। क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। So I hope आज जो लेक्चर हमने डिस्कस किया सारी चीजें क्लियर होगी। इन टुडेज क्लास में डिस्कस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, फिर कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो में से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। फिर हमने देखा टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट थे, 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। और फिर हमने देखा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, दैट इज 3 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे। वहां पे हमने देखा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो जिसमें और सॉल्यूट डिसोल्व किया जा सकता, कोई भी कंडीशन आपको चेंज नहीं करनी एट गिवन कंडीशन। सैचुरेटेड वो जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिसोल्व हो चुका है और कोई भी सॉल्यूट जो है और अमाउंट सॉल्यूट का हम डिसोल्व नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड का मतलब सैचुरेशन के ऊपर भी हम डिसोल्व कर रहे हैं, बट वी हैव टू रेज द टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं तब तक वो शुगर डिसोल्व नहीं होके सेटल डाउन होता है। एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उससे पहले हमने सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन किया, पोलर, नॉन पोलर। पोलर के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज W by V, W by W, percentage V by V, ppm, and then mole fraction. Clear? So in next class we will discuss numericals on mole fraction. Sir, saturated solution की super saturate बना सकते हैं टेम्परेचर करके। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, saturation के अबव ही तो super saturation होता है, नाम से पता चल रहा है सुपर सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद जब आप डिसोल्व करने लगते हो तब सुपर सैचुरेटेड होता है। सैचुरेशन में 2 केस बन सकते हैं। यदि आपने टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं किया तो जैसे ही शुगर डालोगे तो वो नीचे डिसोल्व सेटल डाउन हो जाएगी, डिसोल्व नहीं होगी। और आपको यदि डिसोल्व करना ही है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब सैचुरेशन से ऊपर जाता है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? सो अगली क्लास में हम मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल करेंगे और 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म और बच रही है, दैट इज मोलरिटी एंड मोलरिटी, that we will discuss in next class.
थैंक यू। आई होप सभी ने जून की क्लास एंजॉय की होगी। इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. Fine. So that's it from my side. We'll discuss, we will continue the same topic in next class. Thank you. Have a nice day.